सन 2003 में सफीलिया अहमद नाम ब्रिटेन में आग की तरह फैलने लगा और फैलने का कारण था 17 साल की सफीलिया अहमद का अचानक गायब हो जाना। फिर पुलिस कई महीनों तक सफीलिया अहमद को ढूंढती भी है, लेकिन सफीलिया अहमद का कहीं भी कोई अता पता नहीं चलता है। लेकिन कई सालों का वक्त बीतने के बाद एक बार प्रकृति का ऐसा संयोग बनता है और सफीलिया अहमद के केस की कड़ियाँ एक के बाद एक जुड़ने लगती हैं और सफीलिया अहमद को 9 साल के लंबे वक्त के बाद न्याय मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं इसी सफीलिया अहमद के केस के बारे में। सफीलिया का जन्म 14 जुलाई 1986 को हुआ था। सफीलिया ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल की लड़की थी। सफीलिया अहमद के पिता इफ्तिकार अहमद पाकिस्तान के गुजरात जिले के उत्तम गांव के रहने वाले थे। इफ्तिकार लगभग 21-22 साल की उम्र में रोजगार की तलाश में ब्रिटेन चले आते हैं। यहाँ रहते हुए काम करने के दौरान ही इफ्तिकार को विदेशी मूल की लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी भी कर लेते हैं और बहुत ही जल्द वो एक बच्चे के बाप भी बन जाते हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान जाते हैं और अपनी शादी के बारे में घर वालों को बताते हैं तो वो इस शादी को इनकार कर देते हैं और फिर पाकिस्तान की एक लड़की से शादी करने का दबाव बनाते हैं और फिर कई बार कहने पर इफ्तिकार मान जाता है और फरजाना अहमद से शादी कर लेता है और फिर वापस ब्रिटेन चलाता है और अपनी पहली पत्नी को तलाक दे देता है और कुछ समय बाद पाकिस्तान से अपनी पत्नी को भी अपने साथ ब्रिटेन ले आता है। ब्रिटेन में इफ्तिकार अपनी पत्नी के साथ ब्रेंटफोर्ड वेस्ट यॉर्कशायर में रहने लगता है और यहीं पर 14 जुलाई 1986 को सफीलिया अहमद का जन्म होता है। और सफीलिया के जन्म के बाद ये दोनों उस जगह को छोड़कर नई जगह वॉरिंगटन में रहने के लिए चले जाते हैं और यहीं से सफीलिया अहमद की पढ़ाई लिखाई शुरू होती है और वहीं पर के 2 बेटियों का जन्म और होता है। इफ्तिकार का परिवार वैसे तो परमानेंट वहीं पर रहता था, लेकिन छुट्टियों में पूरा परिवार गांव पाकिस्तान जाता था। तो बात है सन 2003 की, जब सफीलिया 17 साल की हो चुकी थी और वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी और उसका सपना था एक वकील बनने का। जब सफीलिया और दूसरे बच्चों की छुट्टी होती है तो 18 फरवरी 2003 को सफीलिया अपने परिवार वालों के साथ पाकिस्तान आती है और इन छुट्टियों में सफीलिया और उसकी फैमिली एक पारिवारिक शादी को भी अटेंड करते हैं। और इस शादी के बाद सफीलिया अहमद के साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा होता है। दरअसल वो गलती से फिनाइल पी लेती है, जिसकी वजह से बुरी तरह से उसका गला जल जाता है और लोगों का कहना था कि सफीलिया अहमद पर पाकिस्तानी लड़के से शादी करने का दबाव था, जिसके कारण उसने ऐसा किया है। लेकिन बाद में माता पिता ये दावा करते हैं कि दरअसल अमूमन जिस बोतल में पानी रखा जाता है उस बोतल में किसी ने सफाई करने के लिए फिनाइल रख दिया था और रात के समय में सफीलिया को पता नहीं चला कि ये फिनाइल है या पानी, इसकी वजह से उसने इसे पी लिया और इस गलती की वजह से सफीलिया को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हालत ज़्यादा गंभीर होने के कारण सफीलिया को पाकिस्तान की अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और इंजरी ज़्यादा होने के कारण सफीलिया को लंबे समय तक भर्ती रखा जाता है और लंबे समय तक भर्ती रखने के कारण और बच्चों की छुट्टियां पूरी हो जाती है, जिससे इफ्तिकार अपने 2 बच्चों और अपनी पत्नी को लेकर ब्रिटेन चला जाता है, जबकि सफीलिया इलाज के लिए पाकिस्तान में रुक जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही इफ्तिकार सफीलिया को भी ले जाने का इंतज़ाम करता है और 27 मई 2003 को सफीलिया वापस ब्रिटेन आ जाती है। यहाँ सफीलिया को सीधा एयरपोर्ट से ब्रिटेन के एक अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है और कई महीनों का इलाज चलने के बाद सफीलिया अहमद का गला नॉर्मल हो जाता है और वो वापस से कॉलेज ज्वाइन कर लेती है और पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करने लगती है और सब कुछ नॉर्मल चलने लगता है। लेकिन 18 सितंबर 2003 को सफीलिया अहमद की एक टीचर नोटिस करती है कि पिछले 1 हफ्ते से सफीलिया कॉलेज नहीं आ रही है और फिर सफीलिया को फ़ोन करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। इस बारे में जब उसके घर वालों से पूछा जाता है तो वो भी बताते हैं कि सफीलिया पिछले 1 हफ्ते से घर नहीं आती है। सफीलिया अपने घर से 1 हफ्ते से गायब है और उसके माता पिता ने अब तक पुलिस कंप्लेन दर्ज नहीं कराई है। ये सुनकर सफीलिया के टीचर को शक होता है और वो इस बात की जानकारी पुलिस को दे देती है और जानकारी देती पुलिस की एक टीम जांच पड़ताल के लिए सफीलिया के घर आती है और उनके माता पिता से पूछताछ शुरू करती है। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर 2003 को सफीलिया को आखिरी बार घर पे देखा था, उसके बाद से वो नज़र नहीं आई। इस पर पुलिस पूछती है कि जब आपकी बेटी 1 हफ्ते से गायब थी तो आपने अब तक पुलिस कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं कराई। तो इस पर सफीलिया अहमद के माता पिता बताते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सफीलिया अहमद गायब हुई है, बल्कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है।
और इस बात की पुष्टि करने के लिए जब रिकॉर्ड की जांच करती है तो पता चलता है कि सफीलिया पहले भी कई बार घर से गायब हो चुकी है। पहली बार तो जब सफीलिया की उम्र महज 12 साल थी, तभी वो 10 मार्च 1998 को अपनी छोटी बहन के साथ गायब हो गई थी और उसके माता पिता ने दोनों की पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। लेकिन तब सफीलिया शाम होते होते घर वापस आ गई थी और रिकॉर्ड के मुताबिक दूसरी बार 25 नवंबर 2002 को भाग गई थी। तब भी इफ्तिखार अहमद ने अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है और फिर काफ़ी छानबीन के बाद सफीलिया पुलिस को एक पार्क में बैठी हुई मिलती है और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तीसरी बार सफीलिया 3 फरवरी 2003 को अपने दोस्तों के साथ घर छोड़कर भाग जाती है और इस बार सफीलिया 2 दिन तक घर नहीं आती है और फिर सफीलिया 15 फरवरी 2003 को अनाथ लोगों के लिए बनाए गए सेफ हाउस में चली जाती है और वहां जाकर अपने माता पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करवाती है और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस वाले सफीलिया अहमद और उसके माता पिता से मिलते हैं और फिर सब कुछ क्लियर होने के बाद सफीलिया अहमद अपने घर चली जाती है और इसी के बाद 18 फरवरी 2003 को अपनी 2 बहनों और अपने माता पिता के साथ फैमिली शादी को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान जाती है और वहाँ से आने के कुछ दिनों बाद ही सफीलिया गायब हो जाती है। और फिर सफीलिया के माता पिता बयान और पुलिस रिकॉर्ड में ये साफ हो चुका था कि सफीलिया पहले भी कई बार इस तरह से घर छोड़कर भाग चुकी है, इसलिए पुलिस वालों को भी लगता है कि इस बार भी सफीलिया अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई होगी। पुलिस अपनी जांच तो जारी रखती है और साथ ही उन संभावित स्थानों का भी पता लगाने में जुट जाती है जहां सफीलिया जा सकती है, लेकिन सफीलिया का तो कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है और सफीलिया के पहले भी इस तरह के घर छोड़ने के इतिहास की वजह से पुलिस भी जांच में थोड़ी सुस्ती दिखाती है और फिर स्थानीय मीडिया वाले पुलिस की इस सुस्ती का ही मुद्दा बनाने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि स्थानीय स्तर पर ही सफीलिया की खोजबीन शुरू हो जाती है और इस तरह पुलिस की छानबीन आगे बढ़ने पर सफीलिया के घर से उसके द्वारा लिखी गई कविताएं मिलती हैं और इन कविताओं से पता चलता है कि सफीलिया अपने घर के माहौल से खुश नहीं थी। सफीलिया के माता पिता चाहते थे कि सफीलिया पाकिस्तानी ट्रेडिशनल लड़की के तौर पर अपना जीवन बिताए, जबकि सफीलिया को वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा पसंद था और इसी दर्द को सफीलिया अपनी कविताओं के जरिए पन्नों पे उतारती है और जब ये कविताएं लोगों तक पहुंचती हैं तो लोगों का गुस्सा और भी बढ़ने लगता है और सफीलिया को ढूंढने का दबाव पुलिस पर और भी बढ़ जाता है और उसके बाद पुलिस हर उस जगह की तलाश करती है जहां सफीलिया जा सकती थी, पर फिर भी पुलिस के हाथ खाली के खाली ही रहते हैं। लेकिन पुलिस को एक सीसीटीवी में सफीलिया अहमद ज़रूर दिखाई देती है। जब सफीलिया अहमद के माता पिता को दिखाई जाती है तो वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि सीसीटीवी में दिख रही लड़की सफीलिया अहमद ही है और ये फुटेज सफीलिया अहमद के गायब होने के कुछ दिनों बाद की थी। जब माता पिता अपनी बेटी की पहचान कर लेते हैं, पुलिस को थोड़ा सुकून मिलता है कि सफीलिया कम से कम जिंदा तो है, लेकिन पुलिस के होश तब उड़ जाते हैं जब ये सीसीटीवी फुटेज सफीलिया अहमद की टीचर को दिखाई जाती है। दरअसल जब ये फुटेज सफीलिया की क्लास टीचर को दिखाई जाती है तब वो बताती हैं कि इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रही लड़की कहीं से भी सफीलिया अहमद नहीं है और उसके बाद जब सफीलिया अहमद को जानने वाले लोगों को भी वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है तो वो भी यही कहते हैं कि इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रही लड़की कहीं से भी सफीलिया अहमद नहीं है और उसके बाद पुलिस का सर घूमने लगता है और वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर सफीलिया अहमद के माता पिता ने सफीलिया की झूठी पहचान क्यों की, कहीं वो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही। और इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस वाले सफीलिया अहमद के घर चुपके से कई जगह पर ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा देते हैं और अंदर रिकॉर्ड हुई बातचीत को बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं। रिकॉर्डिंग के मुताबिक इफ्तिखार अहमद घर में बात करते हुए सुनाई देता है कि ब्रिटेन में अगर तुम 40 लोगों को भी मार दो और एक भी सबूत ना छोड़ो तो यहाँ का कानून तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और एक बार ये कहते हुए सुनाई देता है कि अगर पुलिस ने कार से डीएनए सैंपल टेस्ट किया तो क्या होगा। और इसके अलावा और भी कई बातें रिकॉर्ड होती हैं जिससे ये शक होता है कि इफ्तिखार अहमद ने अपनी बेटी के साथ कुछ किया है। क्योंकि ये पुलिस को इफ्तिखार अहमद पर ही शक होने लगता है तो इफ्तिखार की कई बातों का आधार मानते हुए 18 दिसंबर 2003 को पुलिस इफ्तिखार अहमद और उसकी पत्नी फरजाना और उसकी फैमिली के 5 और सदस्यों को सफीलिया अहमद की हत्या करने और उसकी लाश को छिपाने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। पुलिस ने इन लोगों को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया था। पुलिस को उम्मीद थी कि जांच पड़ताल के दौरान इन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई सबूत पुलिस निकाल ही लेगी, लेकिन पुलिस के गिरफ्तार किए गए किसी भी शख्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उन सभी को कुछ ही दिनों बाद छोड़ दिया जाता है।
अब साल बदल चुका था, 2003 से 2004 हो गया था, लेकिन सफीलिया अहमद के केस में पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। पुलिस सफीलिया के केस में जुटी हुई होती है। इसी बीच ब्रिटेन के सेंडवी कैम्ब्रिया इलाके में बहने वाली मशहूर कैंट नदी में जबरदस्त बाढ़ आ जाती है, और जब इस बाढ़ का पानी उतरता है तो इस बाढ़ के राहत कैंप में लगे 3 लोगों को उस नदी के किनारे एक सड़ी गली लाश मिलती है। और जहाँ पर लाश मिली थी और जहाँ पर सफीलिया गायब हुई थी वो दोनों जगह काफी दूर थी, पर फिर भी पुलिस को शक होता है कि कहीं ये सब सफीलिया अहमद का तो नहीं। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए डेड बॉडी से डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उसका मिलान इफ्तिकार और फरजाना अहमद के डीएनए से कराया जाता है। और एक बार फिर पुलिस को शौक लगता है जब ये पता चलता है कि उस बाढ़ में बहकर आई डेड बॉडी का डीएनए और इफ्तिकार अहमद का डीएनए सैंपल मैच हो जाता है। इसका मतलब था कि वो बाढ़ में बहकर आई लाश किसी और की नहीं बल्कि सफीलिया अहमद की है। पुलिस जिस सफीलिया अहमद की तलाश कर रही थी उसकी लाश पुलिस के पास आ चुकी थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि सफीलिया अहमद की हत्या आखिर किसने की और क्यों की। सफीलिया अहमद के माता पिता के बयान और उसके हरकतों से पुलिस को उन पर पहले भी शक हो गया था और उन्हें 2003 में गिरफ्तार भी किया गया था। इसलिए एक बार फिर से उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और मामले की सुनवाई की जाती है, मगर इन दोनों पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाता है और फिर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। और फिर पुलिस कुछ और सस्पेक्ट को भी हिरासत में लेती है और उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाई जाती है, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस कातिलों को नहीं पकड़ पाती है। इस तरह समय बीतता जाता है और सफीलिया अहमद के कातिलों का कहीं पर भी अता पता नहीं चलता है। धीरे धीरे लोग भी सफीलिया अहमद को बुलाने लगते हैं और धीरे धीरे इस केस की चर्चा भी बंद होने लगती है। सफीलिया अहमद 2003 में गायब हुई थी और अब साल आ चुका था 2010। सफीलिया अहमद की मृत्यु को अब तक 7 साल हो चुके थे। इफ्तिकार अहमद अपने काम में लगा होता है और उसकी दोनों बेटियां भी पढ़ाई में लगी हुई थी। परिवार अपनी बड़ी बेटी को लगभग भूल चुका था और पूरा परिवार पहले की तरह लगभग नॉर्मल हो चुका था। तभी 25 अगस्त 2010 को इफ्तिकार अहमद के घर पर बड़ी चोरी होती। इफ्तिकार अहमद का परिवार इलाके में अपनी बेटी के गायब होने की वजह से काफ़ी मशहूर हो चुका था। इस कारण इस घर में जब चोरी की वारदात होती है तो इस खबर की अखबारों में हेडलाइन बनने लगती है और फिर से पुलिस पर भारी दबाव आ जाता है और पुलिस भी पूरी ईमानदारी से जल्द इस काम में लग जाती है। और कुछ दिनों बाद ही पुलिस ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। दरअसल इस चोरी के आरोप में किसी और को नहीं बल्कि इफ्तिकार अहमद की बड़ी बेटी अलीसा अहमद को ही गिरफ्तार करती है। अलीसा सफीलिया की छोटी बहन थी। अलीसा का कहना था कि मुझे उतने पैसे नहीं मिलते जितना मैं मांगती हूँ, इसलिए उसने अपने पिता के घर पे चोरी करवाई। पुलिस ने चोरी वाले केस को तो बहुत ही जल्द सोल्व कर लिया था, तो पुलिस को एक मौका नजर आता है कि सालों पहले गायब हुई सफीलिया अहमद की फाइल को खोला जाए और अलीसा से उसकी बहन सफीलिया के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को पता चल जाता है कि अलीसा सफीलिया के केस के बारे में कुछ ऐसा जानती है जिसके बारे में बाकी सब बेखबर है। पुलिस अलीसा से सफीलिया अहमद के बारे में पूछने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अलीसा अपना मुंह नहीं खोलती है। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं, तूने अपने ही घर में चोरी करवाई है, इसके लिए तुम्हें लंबी जेल हो सकती है, पर अगर तुम हमें सफीलिया के केस के बारे में कुछ ऐसा बताओ जिससे हम इस केस को सुलझा सकें तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। इसके बाद जो अलीसा खुलासा करती है ये सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल अलीसा बताती है कि उसकी बहन सफीलिया अहमद को किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पिता इफ्तिकार अहमद ने और उसकी माँ फरजाना अहमद ने हम सभी बहनों के सामने मारा था और फिर लाश को अपनी कार में रखकर दूर जंगल में फेंक दिया था, मगर बाढ़ की वजह से लाश जंगल से बहकर नदी के किनारे आ जाती है। अलीसा के मुताबिक इफ्तिकार और फरजाना को अपनी बेटी का मॉडर्न लाइफस्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके अलावा सफीलिया किसी लड़के से भी प्यार करने लगी थी और ये बात भी इफ्तिकार और फरजाना को पसंद नहीं आती। इसी बात के लिए ये दोनों सफीलिया अहमद को रोज रोज टोकते रहते हैं। सफीलिया की एक लड़के के साथ दोस्ती की बात सामने आती है तो इफ्तिकार अपने पसंद के लड़के से जल्द शादी कराने के बारे में सोचने लगता है। जब 2003 में ये परिवार फैमिली फंक्शन के लिए पाकिस्तान जाता है तो वहाँ पर सफीलिया का किसी लड़के के साथ जबरदस्ती शादी कराने के लिए कोशिश की जाती है, मगर सफीलिया शादी से मना कर देती है और इससे बचने के लिए वो फिनाइल पी लेती है, जिसकी वजह से उसकी शादी टल जाती है। और जब सफीलिया यहाँ ब्रिटेन आती है
तब भी उसके परिवार वाले अपने पसंद के लड़के से शादी करने के लिए जिद करते हैं। पर जब सफीलिया मना कर देती है तो उसके पिता को गुस्सा आ जाता है और वो पहले तो गुस्से में मारते हैं और फिर उसका मुंह पॉलीथीन बैग में बंद कर देते हैं। इसकी वजह से उसका दम घुटने से सफीलिया अहमद की मौत हो जाती है। इस खुलासे के बाद अलीसा सफीलिया अहमद वाले केस में सरकारी गवाह बन जाती है। इसके बदले उसे चोरी वाले मामले में कम से कम सजा का भरोसा दिया जाता है। अलीसा के बयान पर 2 सितंबर को फरजाना अहमद और इफ्तियार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों के खिलाफ अपनी बेटी की हत्या का केस चलाया जाता है। गिरफ्तारी के बाद ये कुछ महीनों तक जेल में रहते हैं, लेकिन लगभग 1 साल बाद 15 सितंबर 2011 को इन दोनों को मैनचेस्टर क्राइम कोर्ट से बेल मिल जाती है। आगे की जांच में पुलिस वाले कुछ अहम सबूत इकट्ठा करके लाते हैं और उन सबूतों के आधार पर 21 मई 2012 में इनकी सुनवाई चेस्टर क्राउन कोर्ट में शुरू होती है। पहले तो फरजाना और इफ्तियार दोनों ही अपनी बेटी की हत्या से इनकार करते हैं, मगर जब फरजाना को ये लगने लगता है कि वो अपनी बेटी की हत्या के केस में फंसने वाली है तो 9 जुलाई 2012 को वो कोर्ट में ये एक्सेप्ट कर लेती है कि सफीलिया अहमद की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इफ्तियार अहमद ने की है। और फरजाना अपने बयान में ये भी बताती है कि उसने इफ्तियार अहमद को रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन इफ्तिकार ने फरजाना को भी मारा पीटा और धमकी दी कि अगर तुम में से किसी ने भी किसी को भी बताया तो उसका हाल भी सफीलिया जैसा ही होगा। अब इफ्तियार अहमद के खिलाफ 2 गवाह हो चुके थे और पुलिस ने जो सबूत इकट्ठे किए थे वो भी इशारा करते हैं कि सफीलिया अहमद की हत्या इफ्तिकार ने की है और फिर उसकी लाश को जंगल में फेंका है। फाइनली लंबी सुनवाई के बाद अगस्त 2012 को फरजाना और इफ्तियार को अपनी बेटी की हत्या और हत्या के बाद लाश को गायब करने का दोषी पाया जाता है और दोनों को 25-25 साल की सजा सुनाई जाती है। और कोर्ट में ये भी साबित होता है कि ये एक ऑनर किलिंग थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद और हर साल सफीलिया अहमद की याद में 14 जुलाई को यानी सफीलिया अहमद के बर्थडे के दिन नेशनल डे ऑफ मेमोरी फॉर विक्टिम्स ऑफ ऑनर किलिंग भी मनाई जाती है। आपको इस केस के बारे में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।